हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब एंड वेलकम टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो आप सीखने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है तो वो है वर्ब्स। जी हाँ दोस्तों, बिना वर्ब के इंग्लिश सीखी ही नहीं जा सकती है, क्योंकि इंग्लिश में वर्ब ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि कोई भी सेंटेंस जो होता है उसमें वर्ब का ज़रूर यूज़ होता है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन जाता है लेकिन बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता है। इसलिए वर्ब इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज इस एक ही वीडियो में आपको उन सभी वर्ब्स को डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूं जो आपके लिए समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इंग्लिश सीखने की स्टार्टिंग कर दी है तो आपको वर्ब को लेकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस हुई होगी, कहीं ना कहीं तो आप कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि टेंसेज में वर्ब का यूज़ होता है। ज़्यादातर लर्नर्स कंफ्यूज होते हैं कि हमें टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करना है। रेगुलर वर्ब्स कौन सी हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स कौन सी हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी हैं। इसी तरह का कन्फ्यूज़न आपके भी सामने आया होगा, लेकिन आज इस एक ही वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि वीडियो के एंड तक आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और वर्ब को लेकर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वर्ब्स को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि वर्ब का मतलब क्या होता है। व्हाट इज वर्ब? दोस्तों, वर्ब का मतलब होता है क्रिया और वर्ब्स का मतलब होता है क्रियाएं। तो मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। द वर्ड्स विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, वे सभी शब्द जो किसी क्रिया यानी कि किसी एक्शन और किसी अवस्था को शो करते हैं वो सभी वर्ब्स कहलाते हैं, यानी कि क्रियाएं कहलाते हैं। तो ऐसे सभी शब्द जिनसे किसी क्रिया का या फिर किसी अवस्था का होना या करना पाया जाए तो वो सभी शब्द हमारे क्रियाएं कहलाते हैं, यानी कि वर्ब्स कहलाते हैं। ओके, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स टू टाइप्स की होती हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को ही ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्ब टू टाइप्स की होती है। नंबर फर्स्ट में हमारी मेन वर्ब आएगी और नंबर सेकंड में हेल्पिंग वर्ब, और इसी का सेकंड नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब हम सबसे पहले जान लेते हैं मेन वर्ब्स के बारे में कि मेन वर्ब की कैटेगरी में कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं। तो दोस्तों, मेन वर्ब में रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ये सभी वर्ब्स हमारी मेन वर्ब की कैटेगरी में आती हैं। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब में हमारी प्रिंसिपल वर्ब, मॉडल्स या सेमी मॉडल्स होते हैं। तो प्रिंसिपल वर्ब में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर, जिसका यूज़ प्रेजेंट में हम करते हैं, वाज वर्ब जिसका यूज़ हम पास्ट में करते हैं, विल बी और शैल बी का यूज़ हमारा फ्यूचर में होता है, जिनको टू बी भी कहा जाता है, टू बी। इसके बाद मॉडल्स में हमारे सभी मॉडल्स आते हैं, शुड है, कैन, मे, माइट, मस्ट, कुड, वुड, ये सभी हमारे मॉडल्स होते हैं जो कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से जाने जाते हैं। सेमी मॉडल्स में नीड है, डेयर है, यूज टू है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे सबसे पहले मेन वर्ब के बारे में कि व्हाट इज मेन वर्ब। तो चलते हैं मेन वर्ब की तरफ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पर मेन वर्ब पे। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि मेन वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। मेन वर्ब सब्जेक्ट के एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, डूअर। सेंटेंस में जो डूअर होता है, जो कर्ता होता है, जो क्रिया करता है, जो एक्शन करता है, वही एक्शन को मेन वर्ब कहा जाता है। मतलब कि सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जाता है, जैसे कि जाना, आना, खेलना, पढ़ना, दौड़ना, हंसना, वो सभी हमारी मेन वर्ब्स आती हैं, जिनकी 3 फॉर्म्स होती हैं। कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3 फॉर्म्स होती हैं। नंबर फर्स्ट में बेसिक फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी V1, V2, V3। तो मैं आपको इनके एग्जांपल्स दिखा लेता हूँ कि यहाँ पे आप देखिए। सबसे पहले प्ले, जो कि V1 है, जिसका मतलब होता है खेलना। प्लेड इसकी सेकंड फॉर्म है और प्लेड जो कि इसकी थर्ड फॉर्म है। इसी तरह से डांस, नाचना, डांस, सिंग, जंप, रीड, ईट, राइट, स्पीक। तो ये जो सभी वर्ब्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ये हमारी मेन वर्ब कहलाएंगी। कौन सी वर्ब्स कहलाएंगी दोस्तों? मेन वर्ब कहलाएंगी, जिनके लास्ट में ना आता है। क्या आता है? ना। सभी में देखिए लास्ट में आपको ना देखने को मिल रहा होगा। खेलना, नाचना, गाना, कूदना, पढ़ना, खाना, लिखना, बोलना। ठीक है, मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। V1 बेसिक फॉर्म, V2 यानी कि पास्ट फॉर्म, V3
पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद इनमें आईएनजी लगा दिया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाता है, तो कुछ लोग इसको V4 मान लेते हैं। इसके बाद वर्ब में एस, ES या ISB टेंस के अकॉर्डिंग ऐड कर लिया जाता है, तो कुछ लोग इसको फिफ्थ फॉर्म कह देते हैं और कुछ लोग इसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं। बेसिकली वर्ब की 3 फॉर्म्स ही होती हैं, ING और S, ES, IS का यूज़ अलग से किया जाता है। क्लियर है? यहाँ तक आपको सभी समझ में आया? ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर समझाऊंगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक जो है, इस टॉपिक को सीखे बिना आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते हैं। आपकी इंग्लिश इनकम्प्लीट होगी अगर आपको वर्ब का नॉलेज नहीं है तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं रेगुलर वर्ब्स के बारे में कि रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि रेगुलर वर्ब की डेफिनेशन क्या है। द वर्ब्स दैट एंड इन ED, D और IED टू इंडिकेट एन एक्शन इन द पास्ट आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। तो वे सभी वर्ब्स जो ED, D या IED पर एंड होती हैं, जो कि किसी पास्ट के एक्शन को बताती हैं, वे सभी वर्ब्स हमारी रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसी सभी वर्ब जिनके लास्ट में ED या फिर D या फिर IED आता है, जो कि सब्जेक्ट द्वारा पास्ट में किए गए किसी एक्शन को बताती हैं, किसी कार्य को बताती हैं, वो सभी हमारी रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है, अब आप जान गए होंगे कि रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। एग्जांपल्स देख लीजिए, ये रेगुलर वर्ब के एग्जांपल हैं, जैसे कि प्लेन, प्लेड, प्लेड। यहाँ पे हमने ED का यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को V2 में चेंज किया और V3 में भी हमने यहाँ पे इसको ED ही से एंड किया। तो प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी हमने प्लेड लगाई। तो इन सभी में आप यहाँ पे देखिए वर्क, वर्कड, एक्ट, एक्टेड, आस्क, आस्क्ड, वेट, वेटेड, स्टडी। तो यहाँ पे हमने IED लगाया, स्टडीड। इसी तरह से सेव, डायरेक्टली D लगाया, सेव्ड हो गया, कैरी का कैरिड हो गया। तो ऐसी सभी वर्ब्स जिनके लास्ट में ED आता है या फिर D आता है और या फिर IED आता है, जिससे कि पास्ट में या वो परफेक्ट में चेंज हो जाती हैं, V2 या V3 में चेंज हो जाती हैं, वो सभी हमारी रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। और एक मज़े की बात यह है कि इंग्लिश ग्रामर में 90% रेगुलर वर्ब्स ही होती हैं। 90% रेगुलर वर्ब्स ही होती हैं जिनको पास्ट में चेंज करने के लिए D, ED या IED का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप जान गए होंगे कि रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स की तरफ। इर्रेगुलर वर्ब्स, the verbs that do not end in ED, G और IED to indicate an action in the past are called irregular verbs। तो irregular verbs ऐसी verbs जो ED, D और IED पर एंड नहीं होती हैं, जिनके लास्ट में D, ED, IED नहीं आता है, जिनको पास्ट में चेंज करने के लिए इनका यूज़ नहीं किया जाता है, वो सभी हमारी इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। कौन सी वर्ब्स कहलाती हैं? इर्रेगुलर। मतलब रेगुलर वर्ब्स का जस्ट अपोजिट है इर्रेगुलर वर्ब्स। तो जिनको पास्ट में चेंज करने के लिए उनकी स्पेलिंग चेंज होती है, ना कि ED और D का यूज़ होता है। जैसे गो को चेंज करेंगे V2 में तो वेंट हो गया, V3 में गोन हो गया। तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा जो वर्ब है ये चेंज हो गई, गो, वेंट, गोन। इसी तरह से देखिए ईट है, एट, ईटन, सी, सा, सीन, सिंग, सैंग, संग, राइट, रोट, रिटर्न, कट, कट, तीनों सेम है, रीड, राइट, रेड। तो यहाँ पे इनको V2 में या V3 में चेंज करने के लिए हमने पूरे वर्ड को ही बदल दिया। तो ये हमारी इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं, जो कि लगभग 10% होती हैं। ठीक है, लगभग कह रहा हूँ 10% होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी इर्रेगुलर वर्ब्स हो गई। अब हमने रेगुलर वर्ब्स को जाना, इर्रेगुलर वर्ब को जाना। आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांजिटिव वर्ब। तो जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। वे सभी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेती हैं, जिनके बाद ऑब्जेक्ट ज़रूर आता है, वो सभी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। सीधी सी बात है, ऐसी सभी वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी होता है, जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता ही आता है, वो सभी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। एक बार फिर से सुनिए, द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। वे सभी वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ की जाती हैं ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल लव्स हिज मदर।
राहुल लव्स हिज मदर, राहुल अपनी मदर से प्रेम करता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है हिज मदर, इसको ना लिखा जाए तो सेंटेंस आपको इनकम्प्लीट लगेगा। जैसे कि राहुल लव्स, अब राहुल प्रेम करता है, अब किससे प्रेम करता है? ऑब्जेक्ट तो चाहिए चाहिए, क्योंकि अपने साथ ये जो लव है ये वर्ब ऑब्जेक्ट को ज़रूर लेगी। अब राहुल लव्स आइसक्रीम हो सकता है, राहुल लव्स हिज मदर हो सकता है, हिज फादर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये लव वर्ड अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेगा, तभी ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो सेंटेंस कैसा बनेगा? राहुल लव्स हिज मदर, तो यहाँ पे लव के बाद हिज मदर आया। इसी तरह से वी सा, हमने देखा। अब अगर हम टाइगर को ना लिखे तो क्या बनेगा? वी सा, हमने देखा, क्या देखा? अब कुछ तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सा जो वर्ब है ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेगा। वी सा अ टाइगर, हमने एक टाइगर को देखा, तो यहाँ पे सा के बाद अ टाइगर हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। इसी तरह से राम किल्ड, राम ने मारा, भाई किसे मारा? ऑब्जेक्ट चाहिए, राम ने रावण को मारा, तो राम किल्ड रावण, फुल स्टॉप लगा लीजिए। द केट कॉट, केट ने पकड़ा, अगर अ माउस ना लिखा जाए द केट कॉट। अब भाई केट ने क्या पकड़ा? ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना, तो केट ने क्या पकड़ा? तो यहाँ पे दिया अ माउस। तो ये जो जितनी भी वर्ब हैं इन्होंने अपने साथ ऑब्जेक्ट को लिया, इसलिए ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि जिनके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होता ही होता है, वो सभी वर्ब्स हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। क्लियर है? अब जानते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ठीक है, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। द वर्ब यूज विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। सिंपल सी बात है कि ऐसी सभी वर्ब जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के यूज़ होती हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ऑब्जेक्ट के बिना ही ये कंप्लीट हो जाते हैं, सेंटेंस का मीनिंग बताते हैं, वो सभी वर्ब्स हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, द वर्ब यूज विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है दोस्तों? चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि ही स्लीप्स, वह सोता है। अब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है क्या? आई थिंक नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। ही स्लीप्स, ही स्लीप्स सिंपल सी बात है, वह सोता है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। श्याम स्पीक्स लाउडली, श्याम ज़ोर से बोलता है। इसी तरह से दे जंप, वे कूदते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। आई रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ता हूँ। शी क्राइज, वह रोती है। तो इनमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो ये क्या कहलाएंगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं फाइनाइट वर्ब के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कराऊंगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। फाइनाइट वर्ब, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। देखो, द वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड अ फाइनाइट वर्ब। तो ऐसी सभी वर्ब जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट या नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करती हैं, वो सभी वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। यानी कि टेंस वाली सीधी सी बात है भाई, टेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो जाती हैं, तो वो सभी वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग वो वर्ब चेंज होती हैं, तो वो सभी हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। इतनी बात क्या आपको समझ में आई? ठीक है, टेंसेज में क्या होता है? यही होता है। तो यानी कि टेंस वाली सभी वर्ब, देखिए आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पे प्ले है क्योंकि आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। अब ही प्लेज क्रिकेट, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे प्ले में एस लगा, क्यों लगा? क्योंकि हमने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए प्ले में एस लगा, तो ही प्लेज क्रिकेट हो गया। पास्ट में जाएंगे या हम कंटिन्यूस में जाएंगे तो दे आर वर्किंग, दे के साथ आर आ गया, तो दे आर वर्किंग, शी इज़ माई सिस्टर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब अपने आप को चेंज कर रही हैं, तो ये हमारी कौन सी वर्ब कहलाएंगी? फाइनाइट वर्ब। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो ये रही हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको हम सेट कर लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन जान लीजिए। नॉन फाइनाइट वर्ब, द वर्ब विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट और टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड अ नॉन फाइनाइट वर्ब। ऐसी सभी वर्ब
जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं, वो सभी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, मतलब कि फाइनाइट वर्ब की जस्ट अपोजिट होती है। देखो फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, नंबर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं उससे नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, नंबर ऑफ पर्सन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब में हमारी इन्फिनेटिव आता है, जेरेंड आता है, पार्टिसिपल आता है, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आती है। ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे कि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि नॉन फाइनाइट वर्ब एक्चुअल में होती क्या है। देखिए, आई वांट टू प्ले, वांट के बाद हमने टू प्ले यूज़ किया। देखो प्ले तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती ही है, इसके पहले टू लगा दिया तो ये इन्फिनेटिव बन गया। मेन वर्ब हमारी वांट है, इसमें मेन वर्ब क्या है, वांट है, जो कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देखें टू प्ले को चेंज नहीं करेंगे। जब सब्जेक्ट में जब सेंटेंस में दो वर्ब आ जाएं, डबल वर्ब आ जाएं, जैसे कि वांट भी वर्ब है और प्ले भी वर्ब है, तो जब सेंटेंस में डबल वर्ब आती हैं तो उनके बीच में हम टू का यूज़ करते हैं, और टू के बाद जो वर्ब आती है वो हमारी इन्फिनेटिव होती है। क्या होती है? इन्फिनेटिव। जेरेंड होता है, आईएनजी से भी बन जाता है, जो हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो इन्फिनेटिव होता है वो टू के बाद वर्ब को लेता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले मेन वर्ब होगी जो कि चेंज हो जाती है, लेकिन टू के बाद V1 आती है जो चेंज नहीं होती, तो ये हमारी इन्फिनेटिव कहलाएगा। जैसे कि आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, ये हमारे पर्पस को बताते हैं। ठीक है, ही वांट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है। तो देखो टू प्ले यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वांट्स यहाँ पे चेंज हो गया, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब चेंज हो जाएगी, लेकिन इसके बाद आने वाली इन्फिनेटिव चेंज नहीं होती। ही वांटेड टू प्ले, तीनों ही फॉर्मेट में हमने देखा, प्रेजेंट में और पास्ट में। अब आगे देखिए, रिपेयर द ब्रोकन विंडो, रिपेयर द ब्रोकन विंडो, तो यहाँ पे ब्रोकन ये हमारी पार्टिसिपल हो गई, क्योंकि ये हमारा OV3 जो यूज़ हो रही है, तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। रिपेयर द ब्रोकन विंडो यानी कि टूटी हुई खिड़की को रिपेयर कर दो। इसी तरह से देखिए, डोंट ईट रोटेन एप्पल, सड़ा हुआ एप्पल मत खाओ, तो डोंट ईट रोटेन एप्पल। इसी तरह से जेरेंड में देखेंगे, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो ये एक नाउन की तरह वर्क करेगी। स्विमिंग यहाँ पे एक नाउन की तरह काम करे, मतलब जिसको जेरेंड कहेंगे। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, तो ये एक नाउन की तरह वर्ब कर रही है। ठीक है, स्विमिंग और रीडिंग। आई लाइक वॉचिंग टेलीविज़न, लाइक के बाद वॉचिंग, या फिर आई लाइक टू वॉच भी हो सकता है। आई लाइक टू के साथ आप इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे तो यहाँ पे वॉच बन जाएगा। आई लाइक टू वॉच, या फिर इस टू को रिप्लेस करेंगे तो ये जेरेंड बन जाएगा, आई लाइक वॉचिंग टेलीविज़न हो जाएगा। ठीक है, आई लाइक वॉचिंग टेलीविज़न। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के। ठीक है, अब बढ़ते हैं स्टेटिव वर्ब। इनको भी जान लीजिए कि स्टेटिव वर्ब क्या होती है। देखिए, डिस्क्राइब अ स्टेट नॉट एन एक्शन, नॉट यूजली यूज इन द कंटिन्यूस टेंसेज। ऐसी सभी वर्ब जो कि स्टेट बताती हैं, एक्शन नहीं बताती हैं, यानी कि अवस्था, स्थिति बताती हैं, किसी एक्शन को नहीं बताती हैं। और ऐसी वर्ब्स में आईएनजी का यूज़ नहीं किया जाता है, कहीं यूज़ हो भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में इनके साथ आईएनजी फॉर्म को नहीं लगाया जाता है। वो सभी वर्ब्स हमारी स्टेटिव वर्ब्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, इमोशंस में वांट है, हैट है, होप है, लाइक है। आपने वांटिंग नहीं सुना होगा, हैटिंग नहीं सुना होगा, होपिंग नहीं सुना होगा। ठीक है, इसी तरह से लुक है, सी में अपेयर है, सी है, हेयर है, स्मेल है, टेस्ट है, फील है, ये परसेप्शन। यहाँ पे आप देख लीजिए, बहुत कम कंडीशन में इनके साथ आईएनजी लगता है। अब बढ़ते हैं लिंकिंग वर्ब्स की तरफ। ये रही हमारी लिंकिंग वर्ब्स। ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स के एग्जांपल देख लीजिए, पहले इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट विद अ वर्ड दैट गिव्स इन डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ बीइंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। तो देखो बच्चों, लिंकिंग वर्ब वो सभी वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट को किसी वर्ड से कनेक्ट करती हैं और वो स्टेट को बताती हैं, यानी कि स्थिति को बताती हैं, अवस्था को बताती हैं कि सब्जेक्ट किस स्थिति में। ये हमारी लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। एक्शन नहीं बताती हैं, स्टेट को बताती हैं, मतलब सब्जेक्ट के कुछ होने वाली सिचुएशन को बताती हैं, कुछ करने वाली बात नहीं, कुछ होना स्टेट, वो हमारी लिंकिंग वर्ब कहलाती है। जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो एम हमारी लिंकिंग वर्ब है। ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर होना, टू बी। ही वॉज सेंट, दे वर रेडी। तो यहाँ पे जितनी भी वर्ब्स हैं ये हमारी लिंकिंग वर्ब कहलाएंगी। क्लियर?
आपको समझ में आ गया होगा। लिंकिंग वर्ब स्टेट को बताती हैं। एग्जाम्पल्स हैं सभी। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट की स्टेट को बताती हैं, जिसमें इज, एम, आर है, हैज़ बीन, हैव बीन, डू, डज, कैन, शुड, कुड, मस्ट, ऑट, वाज, वर, डिड, हैड बीन, वेल। ये सभी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हमने वर्ब के बारे में समझा। डिटेल में मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया कि मेन वर्ब कौन सी होती हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं, रेगुलर, इरेगुलर, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इन सभी वर्ब को डिटेल में समझा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब आपका वर्ब को लेकर जो भी कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को आप एक बार और प्ले करके देखिएगा तो आपके जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी डाउट्स हैं, वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।